इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चंद्रयान मिशन 3 के ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि चंद्रयान 2 मिशन में पूरे नहीं हुए थे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसका डेमोंस्ट्रेशन होगा एंड टू एंड होगा, यानी वो प्रक्रिया जिसमें वो उसकी लॉन्चिंग होगी, सेफ लॉन्चिंग होगी, सेफ लैंडिंग होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे जो कि लूनर सरफेस पर होनी है। साथ ही साथ हम रोवर की चर्चा करेंगे कि उसकी रोविंग पर जो अर्थ पर होनी है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके के इम्प्रूवमेंट जो है इसरो द्वारा जो है किए गए हैं चंद्रयान 2 से एक्सपीरियंस करते हुए, उससे एक लेसन लेते हुए, और कहाँ पर चंद्रयान लैंड करेगा इस चंद्रयान 3 मिशन में, और इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के पॉइंट से इस क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लूनर डे को भी समझेंगे कि लूनर डे क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल अंडरस्टैंडिंग के और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर किन कारणों से चंद्रयान 2 असफल रहा था और उसका क्या सोल्यूशन जो है चंद्रयान 3 में किया गया है, जिसके चलते हम सभी भारतवासी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस लैंडर और रोवर की जो सक्सेसफुली अपने मिशन को एंड टू एंड पूरा करने जा रहा है, ऐसा हम सभी भारतीय आशा रखते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन के आइकन को आप क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दें, ताकि हमारा जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको समय पर उसका वीडियो मिल सके। सेंट्रल आइडिया को समझते हैं कि ये जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आने वाले कुछ ही घंटों में जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो हमारा श्रीहरिकोटा में है, वहां से इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। और ये जो मिशन होगा फॉलो करेगा चंद्रयान 2 को, जिसमें टेक्निकल कुछ इश्यूज आए थे और जिसके चलते इसकी जो लैंडिंग थी वो क्रैश कर गई थी मून सरफेस के ऊपर सितंबर 2019 में। हालांकि इस पूरे मिशन को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद भी देख रहे थे, लेकिन मिशन असफल हो गया था। और इसकी असफलता के लिए माना गया था कि जो प्रॉब्लम इसमें आई थी वो ऑनबोर्ड जो कंप्यूटर था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, और साथ ही साथ प्रोपल्शन सिस्टम में भी प्रॉब्लम आई थी। और अगर हम प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो प्रोपल्शन एक तरीके का थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट यानी अचानक किसी चीज को धक्का देना। तो वो जो अचानक जब धक्का किसी चीज को दिया जाए, एक प्रकार का ये भी फोर्स है, बल है, तो वो उस सिस्टम में उतना उसने प्रोपल्शन क्रिएट नहीं किया, जिसके चलते कि लैंड रोवर और जो आपस में अलग होते और फिर उसकी सक्सेसफुली लैंडिंग लूनर के ऊपर, मून सरफेस के ऊपर हो पाती, जिसके चलते मिशन असफल हो गया था। लेकिन इन सारी कमियों को अब पूरा कर लिया गया है और मिशन सेट टू लॉन्च है, जिसको हम सभी देशवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हम चंद्रयान मिशन 3 के डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो हम जिसे अब की आम भाषा में GSLV Mk3 कहते हैं, उस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाना है। और ये जियो सिंक्रोनस क्या होता है ये भी थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। एक्चुअल में जो GSLV है हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसमें 3 स्टेजेस पर हम जो है एनर्जी को प्रयोग करते हैं, जिसके चलते उसमें थ्रस्ट आता है। और फिर जियो सिंक्रोनस जो होता है, एक्चुअल में GSLV पे एक हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। फिर जियो अगर सिंक्रोनस की बात की जाए तो ये एक अर्थ सेंटर ऑर्बिट होता है और ये पृथ्वी के रोटेशन को फॉलो करता है, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। और ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है या जो स्पेस में मिशन लॉन्च किए जाते हैं, तो ये जियो सिंक्रोनस होते हैं और अर्थ के ऑर्बिट को, जो अर्थ सेंटर्ड होते हैं, उसके रोटेशन को फॉलो करते हैं। और चूंकि अर्थ का रोटेशन जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है, जिसके चलते जब हम पृथ्वी से इन सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। और अनलाइकली ये जो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, वो जो है घूमने के लिए, चक्कर लगाने में जितना समय स्वयं लेते हैं उतना ही उसकी रोटेशन में भी लेते हैं, जिसके चलते वो हमें एक ही समय पर पृथ्वी पर समय समय पर दिखाई एक समान रूप से नहीं पड़ते हैं। फिर
अगर हम लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि मून के जो साउथ पोल है, जिस तरीके से पृथ्वी के दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही चंद्रमा का भी या मून का भी जो है दो उसके पोल है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। और साउथ पोल पर लैंडिंग कराना नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में अधिक टफ होता है। और हमारा ये चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर चंद्रयान 2 भी गया था, जहां वो असफल उसकी लैंडिंग रही थी। ये भी चंद्रयान 3 भी जो है साउथ पोल पे ही लैंडिंग करेगा और इसका जो ऑपरेशनल ड्यूरेशन होगा वो सरफेस पर एक लूनर डे के बराबर होगा, जिसे कि हम मान सकते हैं पृथ्वी के इक्विवेलेंट जो है 14 दिनों के। एक्चुअल में अनलाइक सोलर डे, लूनर डे जो हमारा होता है वो 24 घंटे 50 मिनट का होता है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो अर्थ के अराउंड जो रोटेशन करता है, वो जिसके चलते वो पृथ्वी को 50 मिनट अतिरिक्त जो है समय लगता है। ये एक लूनर डे कहलाता है। लूनर डे पे अगर आप कमेंट करेंगे तो एक स्पेसिफिक और भी हम इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सिडरल डे क्या होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की कि ये जो साउथ पोल है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो साउथ पोल जो है वो एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ टॉवरिंग मैसिव मिलता है, जो एक वहां पर ऊंचा सा पहाड़ है जिसका नाम मैसिव है। और ये परमानेंटली जो है स्थायी रूप से एक क्रेटर्स को शैडोड करता है, यानी जहां पर ये उतरेगा जो क्रेटर है उस क्रेटर पर इसकी छाया पड़ती है और जिसके चलते यहाँ पर कंटेंट वोलाटाइल कंपाउंड्स हो सकते हैं, वाटर आइस जो है यहाँ पर मिल सकती हैं। इस चीज़ की भी संभावना व्यक्त की जाती है। और फिर अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो ये जो वोलाटाइल डिपॉजिट है जो कि साउथ पोल में है, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, मूल्यवान रिसोर्सेस हो सकते हैं। फ्यूचर में जब हम कभी एक्सप्लोर करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो ये एस्ट्रो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनके अनुसंधान के रिगार्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और अगर हम सोलर पॉइंट की बात करें, सोलर पावर के, तो यहाँ से हमें जो सोलर जो माउंटेन पीक्स हैं नियर पोल के, वहाँ से हमें सनलाइट मिल सकती है, जिसके चलते हम अपना जो पोटेंशियल साइट है कंटिन्यूअस सोलर पावर सप्लाई कर सकते हैं अपने लॉन्च को, अपने मिशन को आगे फर्दर बढ़ाने के लिए। फिर हमें यहाँ पर कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलने की भी संभावना है, जिसके चलते हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये सोलर सिस्टम हमारा अस्तित्व में आया, क्या इसका विकास का क्रम रहा। तो यहाँ पर साइंटिफिक डाटा बहुत महत्वपूर्ण मिल सकता है, इसलिए साउथ पोल को जो है हमने चुना है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो नासा का लूनर रिकॉन्नाइसेंस ऑर्बिटर है वो भी साउथ पोल रीजन में ही अपने डाटा को कलेक्ट करता है, और जिसके चलते जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, कोलैबोरेशन है इंडिया और नासा के बीच में, इसरो और नासा के बीच में, वो उसकी संभावनाएं हैं। हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। जहां तक ट्रैजेक्टरी की बात है, तो चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा और एक सेम प्रोपल्शन मॉडल को यूज करेगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोपल्शन जो होता है एक तरीके का थ्रस्ट होता है, अचानक दिया हुआ तेज धक्का होता है, जिससे उसको वो गति मिलती है, जिसके चलते वो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है और उसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उससे फ्री होकर के वो मून की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और फिर वो जब ग्रेविटेशनल पुल में मून की आता है, जब वो 100 × 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में आएगा, तब वो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका पुल है वो मून की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और जिसके चलते जो लैंडर होगा वो डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और फिर वो लूनर सरफेस की तरफ चंद्रयान मिशन का बढ़ेगा। और जो लैंडर हमारा जा रहा है उसका नाम विक्रम है। विक्रम नाम रखा गया है विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के फाउंडर रहे हैं, भारत के एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको फादर ऑफ इसरो कहा जाता है। तो जिन्हें पद्म भूषण और विभूषण जैसे सम्मान प्रदान किए गए हैं, तो उनके नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। लैंडर एक प्रकार की आप सीढ़ी मान सकते हैं कि जिसके माध्यम से जो रोवर है वो सरफेस पर उतारा जाएगा। और इस रोवर का नाम जो रखा गया है वो प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान का माने होता है ग्रेटर नॉलेज या विजडम। तो ये जो प्रज्ञान है वो कंडक्ट करेगा केमिकल और विजुअल जो टेस्ट होंगे और जो लूनर की सरफेस है और उसके ऊपर। तो इस तरीके से अगर हम चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स को देखें, तो हम अपनी लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इसरो के पास है, भारत के पास है, कि भारत इस तरीके के मिशन जो कि इंट्रा
प्लेनेटरी हो सकते हैं। उसके लिए सेफ लैंडिंग डेमोंस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी भारत के पास है। रोवर रोविंग कैपेबिलिटी को हम शो कर सकते हैं, क्योंकि जो रोवर होगा वो चलेगा लूनर सरफेस के ऊपर, तो ये एक कैपेबिलिटी को हम शो कर सकते हैं जिसके जरिए से हम साइंटिफिक डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो हमारा टेरेन होता है, इंटर टेरेन, वो उसके माध्यम से हम जो लूनर सरफेस के नीचे के हिस्से हैं उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनसे डाटे को कलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार का उसका क्रस्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे वो ऑब्जेक्टिव हैं। और साथ ही साथ जो एक इस तरीके के जो बड़े मिशन है और इसका जो आर्थिक डायमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत को अपने स्पेस इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की है उसमें एक बड़ा जो है जंप मिल सकता है और काफ़ी डॉलर भारत जो है अर्न कर सकता है। फिर अगर इसके डेवलपमेंट फेज की बात की जाए तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब भी हुआ चंद्रयान-3, क्योंकि कोविड पैंडेमिक आया। पहले ये जून जनवरी 2022 में इसको लॉन्च किया जाना था, लेकिन पैंडेमिक ने इसे काफ़ी जो है डिस्टर्ब किया और अब ये जो है लॉन्च किया जा रहा है। और अगर भारत का जो चंद्रयान मिशन जो है सेकंड अटेम्प्ट होगा इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का, ये सफल होता है तो निश्चित रूप से भारत के इतिहास में, भारत के एक्सप्लोरेशन के इतिहास में, इसरो के इतिहास में और विश्व की जो मानव सभ्यता है जो सदियों से अन्वेषण करती रही है ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करती रही है, प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करती रही है, उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और सदैव याद रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के साथ जुड़ने जा रही है। और फिर इंडिया अपने एक्सपोर्ट को, जैसे मैंने बताया कि बढ़ा सकता है, अपनी जो इसरो की एक्सपोर्ट है, लॉन्चिंग है, सैटेलाइट लॉन्चिंग है या इस तरीके के जो मिशन है, फिर जो है मैन मेड जो लूनर मिशन होने मारा जा रहा है उसकी कैपेबिलिटीज को हम जो है इनहेंस कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे बहुत सारे डायमेंशंस जुड़े हुए हैं और जो भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक